नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, सफलता हम सब प्राप्त करना चाहते हैं। हम में से अधिकांश लोग रोज ऑफिस जाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन सफलता कुछ को ही मिलती है। क्या आप जानते हैं कि इसमें वास्तु आपकी मदद कर सकता है? यदि आपके ऑफिस का रखरखाव वास्तु अनुसार हो तो न केवल आपको यश और वैभव मिलता है, साथ ही साथ सफलता भी मिलती है। इस विषय पर और अधिक चर्चा करने के लिए आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी छिल्लावड़ा जी के साथ बातचीत करेंगे ऑफिस एंड वास्तु विषय पर। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। ऑफिस एंड वास्तु, कई चीज़ों का तालमेल, संयम में होना, कंट्रोल में होना और आपस में एक दूसरे का संतुलन बना रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसा कि शुरुआत में मैंने कहा कि ऑफिस ही वो जगह है जहाँ से आपको यश भी मिल सकता है, वैभव भी मिल सकता है, शांति भी मिल सकती है और जिसको कहते हैं ना कि आर्थिक जो जीवन में जो सफलता मिलनी चाहिए वो भी आपको आपके कामकाज से मिलती है। इन सब का वास्तु से ऑफिस के साथ क्या संबंध है, इस पर कुछ रोशनी डालिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार सबसे पहले ऑफिस की रचना इतनी ज़्यादा पॉजिटिव इन्वायरमेंट वाली होनी चाहिए, वहाँ के जो वाइब्रेशन है वो इतने ज़्यादा पॉजिटिव होने चाहिए, वहाँ पे वाइब्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिसकी वजह से रहते वक्त जितना भी टाइम आप वहाँ पे बिताते हो आपको सबसे पहले एक सुकून, एक पीस और हार्मनी फील हो। और उसी के साथ साथ क्रिएटिव थॉट प्रोसेस, यानी कि किसी भी काम के लिए आप अपने लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी किसी एक कोने में बैठ के कैसे ढूंढ सकते हो, जिससे आप अपनी दुनिया के साथ, पूरे वर्ल्ड के साथ अपना रिलेशनशिप बना सकते हो, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आपकी ऑफिस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। कोई भी तरह के बिजनेस के साथ कनेक्टेड लोग जिस भी जहाँ पे भी उनकी ऑफिस होती है, तो कई बार उनका बिजनेस सिर्फ नेबरहुड के साथ होता है। जैसे अगर हम सीपीए के बारे में बात करते हैं, अकाउंटेंट के बारे में बात करते हैं, तो कई बार वो पूरे स्टेट के साथ कनेक्टेड है, कई बार स्पेसिफिक नेबरहुड के साथ है, कई बार उनके क्लाइंट बाहर से होते हैं। इमिग्रेशन कंसल्टेंट की ऑफिस होती है, वो भी अपने एरिया में या अपने फील्ड में मास्टर होते हैं। तो जब आपकी कोई एक पहचान है, किसी आप एक सब्जेक्ट में मास्टर हो और आप किसी एक लोकेशन के साथ कनेक्टेड हो, तो सबसे पहले वो जगह आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। लोगों को पता है कि यहाँ पे जाएंगे तो ये पर्सन मिलेंगे, तो उसके अंदर का रखरखाव, वहाँ पे कलर्स, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी आपके एम्प्लॉय यानी कि आपका जो टीम वर्क है, वो सबका सही दिशा में बैठना बहुत ज़रूरी है। मैं अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पे उकाला में किसी क्लाइंट के यहाँ पे कंसल्टिंग कर रही थी। वहाँ पे उनके पास कम से कम 14 लोग उनकी प्रॉपर्टी में बैठते हैं। ऑयल इंडस्ट्री के वो बड़े किंग माने जाते हैं, काफ़ी अच्छा कामकाज है उनका। कहाँ कहाँ से लोग उनके साथ मिलने के लिए आते हैं, जो कि उनको फ्रेंचाइज लेनी हो, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी हो, तो उनके पास आते हैं। वो वहाँ पे 3 सब्जेक्ट के साथ काम करते हैं और तीनों सब्जेक्ट एक दूसरे से विपरीत है, लेकिन जो कॉमन बातें हैं कि उनके अपने रिसेप्शन का एरिया, रिसेप्शनिस्ट उनकी है, अकाउंटिंग से रिलेटेड जो लोग हैं वो कॉमन है, जो कि तीनों कंपनी को संभालते हैं। कंपनी के तीनों के साथ अलग अलग कनेक्टेड जो उनके वाइस प्रेसिडेंट है वो थोड़े से डिफरेंट है, लेकिन कंपनी का ऑनर सेम है, अकाउंट डिपार्टमेंट सेम है, उससे कनेक्टेड जो उनके साथ अपॉइंटमेंट वगैरह, विजिटर्स वगैरह के लिए फिक्स किए जाते हैं वो सेम है। और सिर्फ कुछ लोग ऐसे हैं जो अलग अलग कंपनियों के साथ काम करते हैं और उसका रिपोर्ट उस ओनर को प्रोवाइड करते हैं। वैसा ही मैं शिकागो में किसी एक यूनिवर्सिटी के लिए काम करती हूँ, उनका भी ऐसा है कि मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ कनेक्टेड वो लोग हैं। तो ऑफिस व्यवस्था में वास्तु 2 बातें समझाता है। एक है आम आदमी की ऑफिस, जिसमें वो अकाउंटिंग भी खुद करता है, ऑनर भी खुद है, और कई बार वो कंपनी का ऑल इन वन पर्सन होता है। एक कॉरपोरेट ऑफिस जिसमें अलग अलग फील्ड के लोग बैठे हुए हों। वास्तु के अनुसार 2 आदमी को बिठाने के लिए व्यवस्था और 24 आदमी के लिए बिठाने की व्यवस्था बहुत डिफरेंट ढंग से है। सबके रोल डिवाइड करने हैं और जो एक ही आदमी वो सारा काम करता है, तो उसको किस तरह से आप उसको बैलेंस कर सकते हो। तो वास्तु ऑफिस के लिए सबसे पहली बातें हैं उनकी स्टेशनरी, उनके बिजनेस कार्ड, उनकी वेबसाइट, वहाँ का कलर्स और ऑफिस पोजीशन का डायरेक्शन और अंदर के फर्नीचर का प्लेसमेंट। ये 4-5 बातों को कनेक्ट करके आप ऑफिस व्यवस्था को वास्तु के हिसाब से बना के वहाँ पे क्रिएटिव एनर्जी के फ्लो को बढ़ा सकते हो। जी पल्लवी जी, मेरे ख्याल जहाँ बात एक बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स की आती हाँ। है ऑफिस के, मेरे ख्याल आने वाले समय में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हम क्यों ना किसी कंपनी एंड वास्तु या इस तरह की बात करें। लेकिन मैं अगर ख़ास व्यक्ति दर व्यक्ति या प्रोफेशनल की बात करें, जो या मैं एक कामकाजी व्यक्ति जो जिस तरह से शुरुआत में मैंने कहा कि वो घर से ऑफिस जाता है, एक रूटीन लाइफ है उसकी, राइट। मेहनत करता है या रूटीन की ज़िंदगी जीता है, लेकिन
वहाँ से उसको कभी कभी तरक्की नहीं मिलती है, कामयाबी नहीं मिलती है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि काम तो वो कर रहा है क्योंकि उससे ही इज़ अर्निंग इज़ ब्रेड एंड बटर, लेकिन काम से संतुष्टि नहीं मिलती है। इन विषयों को लेकर के मैं थोड़ा आपकी प्रतिक्रिया चाहता था कि आप हमें गाइड करें कि बहुत से लोग जब इस तरह के ईमेल्स लिखते हैं कि घर से निकलते हैं, काम पर जाते हैं, काम भी कर रहे हैं, तनख्वाह भी पा रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन उस काम से सेटिस्फैक्शन नहीं है। क्या ऐसे कारण हो सकते हैं कि काम से सेटिस्फैक्शन नहीं होना या उसमें दिल ना लगना, ऐसे में वास्तु कैसे मदद कर सकता है? यहाँ पे दो डिफरेंट बातें हैं। अगर जब ऑफिस का वास्तु होता है तो वो ओनर के नियमों के अनुसार होता है कि उनको उस नेचर ऑफ बिजनेस के साथ कितनी लेन देन है और वो उसकी सेटअप वहाँ पे वैसी हो जाती है। वहाँ पे काम करने वाले अगर एम्प्लॉय के बारे में बात करते हैं तो वो ऑफिस का इन्वायरमेंट, उसकी वहाँ पे रहने वाली हार्मनी, वो वहाँ पे रहने वाले एम्प्लॉय को सेटिस्फाइड कर सकता है। किसी भी आदमी को सेटिस्फेक्शन ना मिलने के लिए बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। पहले तो वो किसी मजबूरी में जॉब करता हो जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं हो, जिस चीज़ को वो करना नहीं चाहता और सर्कमटेंसीज की वजह से काम करता हो, तो भी आदमी को नाराज़गी बनी रहती है। कई बार ऐसा होता है कि उसको अप्रिसिएशन या उसके एक्सपेक्टेशन जो है वो उस कंपनी में फुलफिल नहीं हो पाते। अगर आप किसी कंपनी के लिए दिलो जान लगा के काम करते हो और उसके बाद ओनर आपकी अच्छाइयों को इग्नोर करेगा तो भी आपको उसके साथ नाराज़गी होने की संभावना हो सकती है जी। लेकिन वास्तु के हिसाब से सबसे पहली बात ये कि अगर बिजनेस में लॉस होता हो, अगर उसका इन्वायरमेंट में आपके क्लाइंट वगैरह, आपके कस्टमर या आपके एम्प्लॉय आपसे कंटिन्यू ना खुश रहते हो और बिज़नेस लगातार लॉस में जाता हो, तो वहाँ पे सबसे पहले ऑफिस के वास्तु करने के लिए उसकी डायरेक्शन, कलर्स और प्लेसमेंट को देखना चाहिए। बहुत सिंपल अगर मैं आपको बात समझाना चाहूँ तो ऑफिस व्यवस्था का ऑफिस का जो दरवाज़ा है, अगर चाहे आपने ऑफिस लीज की हो कि आपने उस बिल्डिंग को ख़रीदा हो, वहाँ का रखना और वहाँ का वास्तु आपकी लाइफ पे इफ़ेक्ट करता है। ज़रूरी नहीं है कि आपने उसको ख़रीदा हो। लीज प्रॉपर्टी हो और वहाँ पे जब आप रहते हो तब उसकी डायरेक्शन, उसकी दिशा आपके अनुसार होनी चाहिए। तो बात शुरुआत एंट्रेंस से शुरू होती है। सेकंड पोजीशन में आ जाती है कि जितनी भी अंदर आपने ऑफिस में व्यवस्था की है, आम तौर पे एक रिसेप्शन एरिया होता है, मीटिंग रूम होता है, स्टोरेज एरिया होता है, छोटी सी पेंट्री कई बार होती है, टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था होती है। तो जो भी तरह की व्यवस्था, जितने स्क्वायर फीट का ऑफिस हो, उसमें जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट हो उसका फ्लो डिज़ाइन करना पड़ेगा। मैं काफ़ी कंपनियों की कॉर्पोरेट कंसल्टेंट हूँ। मेरे टेक्सास में एक क्लाइंट है, उनका फूड बिजनेस, रियल एस्टेट बिजनेस दोनों एक ही जगह पे काम करता है और उसकी कंपनी के साथ लड़ने वाले जो भी लीगल एडवाइज़र सारे हैं वो भी उन्होंने वहीं पे बिठा रखे हैं क्योंकि उनका बहुत फैला हुआ कामकाज है। तो कई बार चैलेंज वहाँ पे हो जाता है कि अगर आप एक हाई राइज बिल्डिंग में हो और बढ़ते जा रहे हो, बिजनेस बढ़ता जा रहा है, तो आप आसपास के पूरे फ्लोर को ऐड करते हो। एक वास्तु बहुत अच्छा चल रहा था, कभी मौका मिले तो मैं कोशिश करूंगी कि कई बार वो वीडियो चैट में भी आके अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं, क्योंकि माइंड ब्लोइंग रिजल्ट होते हैं। ऑफिस के बिजनेस के बढ़ने के बाद आदमी की पहली कोशिश होती है या दूसरी जगह पे जाए या वहीं पे उसको बड़ा करे, क्योंकि वो एड्रेस पॉपुलर हो जाता है जी। तो वो अपने फ्लोर पे ऑलमोस्ट काफ़ी सारा 3 अलग अलग यूनिट तो वो ले चुके हैं। अब 4th वाला यूनिट है वो मैं उनको लेने नहीं दे रही हूँ और उनको ये है कि भाई हम कैसे आगे बढ़े, अभी हमें जगह बहुत कम पड़ती है। तो आसपास की लोकेशन को जब आप अपने स्ट्रक्चर में ऐड करते हो तो कई बार बेनिफिट हो जाता है और कई बार नुकसान हो जाता है। इसीलिए जब कभी कितने भी स्क्वायर फीट का आप ऑफिस लेते हो, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता हो तो उसके साथ किसी भी चीज़ को बिना सोचे समझे ऐड नहीं करना चाहिए। कंसल्टेंट की सबसे पहले एडवाइस लेनी चाहिए, क्योंकि जो शेप होता है वो बदल जाने की वजह से अच्छा खासा बिजनेस नुकसान में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ मेरे कैलिफोर्निया में इमिग्रेशन लॉयर वगैरह हैं जिनके साथ मैं काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हूँ। उनका एक्सपीरियंस है इतने सालों में। हमने एक छोटे से क्यूबिकल के शुरुआत की थी, शायद हार्डली वो 800 स्क्वायर फीट की लोकेशन होगी जिसमें एक टेबल और एक चेयर पे वो बैठा करते थे। अभी उसके बाद सेकंड ऑफिस डिज़ाइन हुआ, थर्ड हुआ, अभी हमें 4th बना रहे हैं और उसके आसपास के लोकेशन पे भी दूसरे ऑफिस डिज़ाइन कर रहे हैं। तो आदमी जैसे जैसे ग्रो करता है उसका रिफ्लेक्शन उसकी लाइफ के ऊपर आता ही आता है, बिजनेस पे आता है, घर पे आता है, सब जगह पे आता है। सबसे अहम बात यह है कि ऑफिस में लॉस क्यों हो सकता है और ऑफिस को बैलेंस कैसे किया जाए। तो जो दिशा का दरवाज़ा है वो आपके अनुसार होना चाहिए। वहाँ पे जितने लोगों को आपने ऑफिस में बिठाया हुआ है वो सब डायरेक्शन के हिसाब से बैठे हुए होने चाहिए। तो एक ऑफिस क्यूबिकल होता है, उसमें लोगों को शायद ये प्रोग्राम से ऐसा लगे कि कैसे बिठाएंगे, क्या दिशा हो सकती है, बट जब हो सकते हैं ऐसे सारे चांसेस हर रूम में होते हैं, वहाँ पे हर डायरेक्शन होती है। तो जो रोल उन्होंने डिवाइड किया हो, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग से रिलेटेड लोग हैं, मीटिंग एरिया है, जो भी कंपनी के इंटरनल सर्विसेज के साथ जैसे पीआर है, आरएमओ, जो भी तरह की सर्विस के साथ हो, एचआर है, तो उस सबको बिठाने के लिए जितनी रिक्वायरमेंट हमें दी जाती है हम उसके हिसाब से उनका एक सेटअप बनाते हैं।
मार्केटिंग वाले लोगों को ऐसी जगह पे बताते हैं कि जिससे उनकी सेल्स, क्रिएटिविटी और मार्केटिंग का काम अच्छे से चले। सिर्फ ऑफिस पे फ़ोन कॉल पे सेल्स करने वाले लोगों के लिए उनकी व्यवस्था वैसे की जाती है। अकाउंट से रिलेटेड लोगों को ऐसा बिठाया जाता है ताकि उसको कंपनी में प्रॉपर पैसा मिलता रहे और अकाउंटिंग वाला काम अच्छा रहे। कई बार बहुत बड़ी कंपनियों तो उनके लीगल एडवाइज़र को भी वहाँ पे बिठाया जाता है, तो उस तरह की व्यवस्था की जाती है। हर ऑफिस व्यवस्था में कोई कॉमन वास्तु अप्लाई नहीं होता है। जितनी उनकी रिक्वायरमेंट और जितने स्क्वायर फीट होते हैं उसके हिसाब से अंदर का डिज़ाइन किया जाता है। कलर्स, सिटिंग पोजीशन, टेबल वगैरह बताए जाते हैं। सबसे कॉमन बातें जो मैंने देखी है कि ऑफिस में जब आप काम करते हो तो आपके बैक के पीछे जो ऑनर की व्यवस्था है उसके बैक के पीछे कोई भी तरह की खुली खिड़की यानी कि विंडो ओपन हो सके वैसी नहीं होनी चाहिए। वाटरफॉल, पिक्चर्स, पोस्टर, पेंटिंग नहीं होने चाहिए। और कॉमन वास्तु के हिसाब से ज़्यादातर ऑफिस के अंदर ब्लू, नेवी ब्लू, ग्रे और वाटर कलर की व्यवस्था बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। मैंने एक अपनी प्रैक्टिस में देखा था कि एक आदमी ने सुना कि ईशान कोने में वाटरफॉल रखने से बहुत फ़ायदा होता है। उसने अपने ऑफिस के क्यूबिकल में 3 कमरे बने थे, हर कमरे के नॉर्थ ईस्ट में उसने वाटरफॉल रख दिया। बिजनेस लॉस में कन्वर्ट हो रहा था, तो उसने मुझे फ़ोन करके बुला और बोला कि मैं तो बहुत मानता हूँ वास्तु को, मुझे सारी बातें पता है, मुझे पता है नॉर्थ ईस्ट से ये होता है, साउथ ईस्ट से ये होता है। देखो मैंने ईशान कोने के सारे कमरे के अंदर ये वाटरफॉल रख दिया। तो मैंने उसको समझाया कि नॉर्थ ईस्ट इज़ रिलेटेड विथ नॉर्थ एंड ईस्ट। ये साउथ वेस्ट के रूम में नॉर्थ ईस्ट का कमरा कॉर्नर कैसे आएगा? तो नॉर्थ ईस्ट किसी पूरे रूम में एक ही जगह पे होती है। तो इतने सारे वाटरफॉल में से उसके सारे के सारे वाटरफॉल गलत थे और जहाँ पे रियली नॉर्थ ईस्ट था वो तो उस बिल्डिंग में था ही नहीं, वो ऑलरेडी कटा हुआ था। तो वाटरफॉल रखने की जो इतनी सोच थी वो गलत थी। तो कई बार लोग रूल्स को प्रॉपर तरीके से अप्लाई नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी जगह पे पानी रखने से फ़ायदा कम और नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। जी दर्शकों, पल्लवी जी के साथ आज हम बातचीत कर रहे हैं ऑफिस एंड वास्तु विषय पर। ये बातचीत जारी रहेगी लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ।